हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड में आपके धारा 9 सिविल नेचर का बाद आपकी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख ले आके, उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके एरिया है सीपीसी का सिविल धारा 10, जिसे हम रेस सब्जुडाइस का सिद्धांत यानी विचाराधीन बाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये धारा या ये सिद्धांत आपके प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आप इसमें प्री से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जनरली, लेकिन मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो तो हम इसको समझ लेते हैं। इसके अगर बियर पे आप लैंग्वेज देखेंगे या बियर की परिभाषा देखेंगे धारा 10 में, तो वो ये कहती है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी बात का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता या सारता विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच उसके व्युत्पन्न अधिकार, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं उनके उत्तराधिकारियों के बीच में उस मतलब किसी पूर्ववर्ती वाद में भी बही रहे हैं, और जो याद ध्यान रखना जो लंबित है ऐसे विवाद विषय, और जो उसी न्यायालय में, पहला पॉइंट, या फिर कौन से भारत के किसी अन्य न्यायालय में, अन्य सिविल न्यायालय में जो उस बाद में मांगे गए रिलीफ को देने की अधिकारिता रखता है, या किसी ऐसे न्यायालय में जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्र सरकार के प्राधिकार से स्थापित किया और चालू रखा गया है और रिलीफ देने की अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय में लंबित है। तो अब इसको अगर हम एलोबरेट करें पॉइंट टू पॉइंट, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सपोज करो सूट नंबर ए और सूट नंबर बी, अगर दो सूट है, अब मान लीजिए आपने सूट नंबर ए, ये आपका मामला किसमें पेंडिंग है, आपने सूट बी भी कर दिया, मान लीजिए इंस्टीट्यूट कर दिया। तो अगर सूट ए में और सूट बी में जो विवाद विषय है वो आपके सब्सटेंशियल और या डायरेक्टली सेम है, तो यहां पर ध्यान रखना जो दूसरा यानी सूट बी आपने बाद में इंस्टीट्यूट किया है, तो यहां पर इस सूट बी का ट्रायल को रोक दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सूट ए आपका पेंडिंग है। तो इसमें पॉइंट क्या निकल के आए, पहला पॉइंट ये निकल के आता है, दो वाद होने चाहिए। सबसे पहले विचाराधीन बाद के सिद्धांत में दो वाद होने चाहिए, तो एक तो होता फॉर्मर सूट, एक होता सब्सिक्वेंट सूट, यानी पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद। तो समझ गए, यहां पर पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती दो वाद होने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण एरिया, प्रत्यक्षता और सारता विवाद विषय, यानी कि जो दोनों में विवाद विषय, अब इसको सिंपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सूट ए, दो भाई हैं राम और श्याम, उनमें किसी मकान को लेकर विवाद है कि भाई मकान पर स्वामित्व यानी कौन मकान का मालिक है, इस बात को लेकर विवाद है। तो यहां पर ध्यान रखना विवाद विषय वो क्या है कि मकान किसका है। तो अगर सूट ए में ये ऑलरेडी आपने किसी को सिविल कोर्ट में ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर दिया, तो सूट बी अगर मान लो आप उसी के तरीका, ध्यान रखना उसी विवाद विषय पर अगर आप इंस्टीट्यूट करते हो, तो यहां पर वो सिविल कोर्ट उस मामले का ट्रायल को रोक देगा। इसी को हम कहते हैं विचाराधीन बाद का सिद्धांत। तो दो पॉइंट होगा, पहला दो सूट होने चाहिए फॉर्मर सब्सिक्वेंट, दूसरा डायरेक्टली और सब्सटेंशियल मैटर इशू सेम होने चाहिए, तीसरा पार्टीज सेम होनी चाहिए। अब पार्टीज कौन सी हैं, यानी जो दोनों सूट ए और सूट बी में जो पक्षकार हैं, तो क्या लिखा गया है, दोनों पक्षकार यानी उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में, तो दोनों सेम पार्टी मानेंगे, यानी दोनों ही सूट में दो पार्टी सेम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है उसी हक के अधीन, यानी दोनों ही सूट्स में टाइटल आपके यानी जिस चीज की आप रिलीफ की मांग करने जा रहे हैं वो एक होना चाहिए। जैसे हमने सूट ए में क्या देखा कि भाई राम और श्याम विवाद है कि मकान किसका है, अब सूट बी में भी वही आप लेके चले गए कि भाई मकान किसका है, तो हैसियत यानी टाइटल ऑनरशिप की है, तो यानी जो आपके विवाद विषय है, जो सॉरी आपके टाइटल है वो सिमिलर होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट ये आता है कि जो आपके जहां पर आपका मामला लंबित हो, ध्यान रखना जिस न्यायालय में मामला आपका लंबित है उस न्यायालय को उस सूट में मांगे गए रिलीफ को देने की अधिकारिता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी सिविल कोर्ट में मामला इंस्टीट्यूट किया, तो उस सिविल कोर्ट को इस चीज की जुरिडिक्शन होनी चाहिए कि उस सूट में मांगे गए रिलीफ को वो दे सके। तो ये 5 पैरामीटर जिन पर आपके रेस सब्जुडाइस कार्य करता है। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण अदर पार्ट्स पे, जो आता है कि भाई आखिर कहाँ कहाँ देखो पहला तो पॉइंट फॉर्मर सब्सिक्वेंट सूट मैटर इश्यू हो गया, सेम पार्टीज, उसके बाद आपके सेम टाइटल होना चाहिए, सेम टाइटल के बाद आपका जो है जो आपके जो अनुतोष दिलाने की जो अधिकारता यानी जो
सिविल कोर्ट है वो उनके पास जुरिडिक्शन होनी चाहिए कि वो रिलीफ दे सकें। इसके पश्चात अब इसमें आपके वो मामला लंबित कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ध्यान रखना वो मामला लंबित कहाँ कहाँ होने, दूसरा वाला जो आपको सूट है फॉर्मर सूट कहाँ कहाँ लंबित हो सकता है, या तो उसी न्यायालय में जहां सूट ए आपने इंस्टीट्यूट किया वही सूट बी इंस्टीट्यूट कर दिया, दूसरा या फिर भारत किसी अन्य न्यायालय में, ठीक है, तीसरा भारत के बाहर कोई न्यायालय हो और वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हो और चालू रखा गया हो, या फिर उच्चतम न्यायालय में। इन इतने जगह अगर वो सूट लंबित है तो आपका जो सब्सिक्वेंट सूट है पश्चातवर्ती सूट उस पर कार्यवाही न्यायालय नहीं करेगा। अब ये ऐसा किया क्यों जाता है, इसका मोटिव क्या है, तो धारा 10 का जो मोटिव है वो ये मोटिव है, दो समवर्ती अधिकारिता वाले न्यायालयों को, ध्यान रखिए, दो समवर्ती अधिकारिता वाले न्यायालयों को दो समानांतर बाद, मतलब दो समानांतर बाद, ध्यान रखिएगा, दो समवर्ती यानी दो न्यायालय जिनकी सेम जुरिडिक्शन है, एक ऐसे समानांतर बाद दो पर जिनकी जिसमें मान लीजिए पार्टीज भी सेम है, मैटर इन इशू भी सेम है, सेम टाइटल है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उसके बावजूद भी हम उन पर एक दूसरे को इसलिए डिसीजन देने से रोकते हैं ताकि, ध्यान रखना, दो उद्देश्य है क्यों रोकते हैं, ताकि पक्षकारों को असुविधा ना हो और कोर्ट के विरोधी निर्णय ना आ जाए। जैसे सपोज करो हमने सूट ए और सूट बी लिया था, मान लीजिए सूट ए में राम और श्याम में विवाद है कि मकान किसका है, अब सूट ए में भाई क्या है, भाई डिसीजन हो रहा है कि भाई मकान राम का है। अब अगर हम ये रूल नहीं होता तो सूट बी भी इंस्टीट्यूट होता, उस पर भी डिसीजन होता, तो सूट बी में क्या उसमें क्या देता, मकान मोहन का है, सॉरी शाम क्या है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता था, इसलिए इस धारा को लाया गया है। तीसरी बात इसमें आती है, जो यहाँ पर एक केस है आपके वो ध्यान रखिएगा, जो सिद्धांत हो गए, हाँ इसमें आप एक्सेप्शन समझ लीजिए, इसके अपवाद कहाँ, धारा 10 लागू कहाँ नहीं होती है, तो धारा 10 लागू 3 जगह नहीं होती है। पहली जगह तो वो है कि जब क्या लिखा, विदेशी न्यायालय में कोई अगर मामला लंबित होगा, ध्यान रखना इसके स्पष्टीकरण में लिखा गया है धारा 10 में, अगर मामला लंबित सूट ए अगर आपका मान लीजिए लंदन में लंबित है, ध्यान रखिएगा, और भारत में उसी, चाहे कुछ भी सेम, सब कुछ सेम हो, और आप उसी विवाद पर भारत में भी केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि धारा 10 विदेशी न्यायालयों के लंबन पे लागू नहीं होती है। अब एक्सेप्शन और कौन से हैं, एक्सेप्शन कौन सा, बेदखली के बाद में ये नियम लागू नहीं होता है, ये आपको प्री के लिए याद करने, किस पे लागू, बेदखली के बाद निष्पादन की कार्रवाइयों पे, और जहां दोनों कार्रवाइयां सूट की नेचर की ना हो यानी बात जैसी ना हो, तो वहां पर धारा 10 लागू नहीं होती है, ठीक है। अब अगर आते हैं आपका, इसके बाद अगर देखें दो केस आप इसमें ध्यान रखिएगा, दो केस याद कर लीजिएगा, एक अशरफी लाल रामदेव वर्सेस नगेशी राम जगन्नाथ का, इसमें कहा गया कि धारा 10 पश्चातवर्ती न्यायालय में दूसरे बात को संस्थित करने से तो नहीं रोकती है, परंतु उसके विचारण को रोक देती है। ध्यान रखिएगा, धारा 10 किस पर रोक लगाती है, इंस्टीट्यूशन पर रोक नहीं लगाती है, सूट ए भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो, सूट बी भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो, लेकिन सूट बी के ट्रायल को रोक देती है, इसलिए हम कहते हैं विचाराधीन बात का सिद्धांत। इसकी एक अगली धारा, धारा 11 जो रेस जुडिकेटा के बारे में, पूर्व न्याय के बारे में बात करती है, वहां पर ध्यान रखना, वहां पर इंस्टीट्यूशन पर रोक होती है, ठीक है, समझ में आ गई, यस और नो, वहां पर सूट भी इंस्टीट्यूट ही नहीं कर पाओगे, आप करोगे तो मना कर देगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपके इसमें एक केस और है, मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल, जिसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया धारा 10 के जो नियम है आज्ञापक है, यानी कि मानने ही है आपको, यहां पर अगर मान लीजिए कोई और विवेकाधिकार नहीं है, न्यायालय अपना जुडिशियल माइंड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है, अगर मामला लंबित है तो कोर्ट को धारा 10 का ऑर्डर देना ही होगा और ट्रायल को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। तो ये आपके विचाराधीन बात का सिद्धांत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।